डिक्टेटरशिप क्वेश्चन मार्क वाला जो आपने एपिसोड बनाया, ये इतना एग्रेसिव क्यों था? प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर अब नहीं बोला तो जब एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा वो। पाकिस्तान में भी यही हुआ, इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, जीत गए। अब मोदी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी के पिताजी, माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने SC, ST, OBC की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। जब से मैं छोटा था, जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं, कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, ये सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट, भयंकर तरीके से, हर लेवल पे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है आज का हमारा टॉपिक है इंडिया और ख़ुसूसी तौर पर इंडिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया चैनल्स और अपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि मतलब मोदी जो है ये डिक्टेटर है, और अगर ये 2024 का इलेक्शन जीत जाता है तो इंडिया के अंदर ये डिक्टेटरशिप को लागू करेगा, फिर सारे इंस्टीट्यूशन जो है ये इसके अंडर काम करेंगे और फिर अगला इलेक्शन होगा ही नहीं। पीएम मोदी एक डिक्टेटर है, ऐसा दावा है ऑलमोस्ट सभी ऑपोजिशन पार्टीज, कुछ बड़े न्यूज चैनल्स और इन्फ्लुएंसर्स का। डिक्टेटरशिप चलছে। Modi is a dictator, a man worse than Hitler, Kumaraswamy told the supporters today. तो आज दो क्वेश्चंस के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या 2024 के इलेक्शन में वाकई मोदी कामयाबी हासिल करेगा, या क्या वाकई मोदी डिक्टेटर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है जिसका जवाब हमें देना होगा, वो है क्या मोदी वाकई डिक्टेटर है। ये दो सवाल है, इस वीडियो के अंदर हम इन दो सवाल को एड्रेस करेंगे। और सबसे पहले हम दूसरे सवाल को एड्रेस करते हैं कि क्या वाकई मोदी डिक्टेटरशिप की तरफ इंडिया को लेके जा रहा है, क्या वाकई मोदी के अंदर डिक्टेटर की क्वालिटीज, कैरेक्टर्स, प्रॉपर्टीज मौजूद है जिसकी बुनियाद पर उसे डिक्टेटर कहा जा रहा है, जैसे कि देखे आप इन्फ्लुएंसर्स को देखे, मीडिया वालों को देखे, वगैरह वगैरह, अपोजिशन लीडर्स को देखे। अच्छा, तो अब डिक्टेटर होता क्या है, जरा इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि डिक्टेटर होता क्या है और डिक्टेटर से लोग इतने डरते क्यों हैं। डिक्टेटर एक ही शख्स होता है जो पूरे कंट्री को, पूरी नेशन को कंट्रोल करता है। सारे मीडिया और जितने भी इंस्टीट्यूशंस होती है, जैसे कि मिलिट्री हो गया और सिविलियन इदारे हो गए, अदलिया हो गया, जुडिशरी हो गई, एग्जीक्यूटिव इदारे हो गए, ये सारे उसके इशारों पे काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की दुनिया का एक जिंदा मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, किम जोंग उन जो है वर्कर पार्टी के लीडर जो है नॉर्थ कोरिया के, वो एक डिक्टेटर है और वह वो सब कुछ, सारा कुछ वो खुद ही कंट्रोल करता है। रशिया का एग्जांपल ले ले तो रशिया के अंदर प्यूटिन है, ही इज, सम पीपल कॉल हिम एज अ डिक्टेटर। बाज लोग उसे डिक्टेटर कहते हैं, वो खुद को डिक्टेटर नहीं कहते, लेकिन बहरहाल अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन ऑफ डिक्टेटरशिप ही इज अ डिक्टेटर। इसी तरह सेवरल एग्जांपल्स मौजूद है। तो अब हम स्टडी करेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं कि डिक्टेटर होता क्या है, फिर मोदी को हम उन डिक्टेटर की क्वालिटीज के अंदर कंपेयर करेंगे कि क्या वो डिक्टेटरशिप की क्वालिटीज मोदी के अंदर मौजूद है कि नहीं है। पहले तो नंबर एक जो चीज, डिक्टेटर मेंटेलिटी का जो बंदा होता है, सियासतदान जो होता है, वो सबसे पहले आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करता है। आइडियोलॉजी, नजरिए के जरिए से वो मैसेज को अपनी तरफ खींचता है, मैसेज को अपनी तरफ लाता है। दूसरा जो है वो की इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है। की इंस्टीट्यूशंस मिसाल के तौर पर मिलिट्री हो गया, जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। और तीसरा जो डिक्टेटर की क्वालिटी है वो ये है कि ये अपोजिशन को अप्रेस करता है। जब वो हार्ड पावर और मैसेज को अपने साथ लेके जाता है, जब ये इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है, तो इसका मतलब ये है कि हार्ड पावर उसके पास आ जाता है। और दूसरा उसका काम ये होता है कि देन ही स्टार्ट अप्रेसिंग द पीपल, द अपोजिशन लीडर्स, द अपोजिशन पीपल। तो दूसरी डिक्टेटर की क्वालिटी ये होगी कि वो अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन के लोगों को अप्रेस करेगा, उसको दबाएगा। थर्ड जो डिक्टेटर की क्वालिटी है, जब उसके पास हार्ड पावर आ जाए और जब वो लोगों को अप्रेस करे, अपोजिशन के लोगों को अप्रेस करे, देन वो अवाम के अंदर अपने सॉफ्ट इमेज को शो करता है। मोदी चाहिए, मोदी
गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की हाँ क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अपने सॉफ्ट इमेज को शो करने के बाद ही इज कंसिडर्ड टू बी द हीरो ऑफ द नेशन। जब वो अपना सॉफ्ट इमेज शो करता है तो फिर उसको हीरो तस्वर किया जाने लग जाता है मैसेज के अंदर, अपनी कौम के अंदर। और तीसरा जो है उसको एक और चीज बाकी रहती है, वो है सुपर हीरो बनने का। तो सुपर हीरो बनने का जब वो लोगों को इतना उसके दिलों के अंदर, उसके दिमाग के अंदर अपने आप को घुसा देता है कि लोग ये तस्वुर करने लग जाते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये लीडर ना हो तो फिर हम कुछ नहीं रहेंगे, हमारा रेस बाकी नहीं रहेगा, हमारी नेशन के बहुत सारे मसाइल होंगे, ये होगा वो होगा। तो ये 4-5 चीजें जो है ये एक डिक्टेटर की निशानी होती है। अब एक वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि वन बाय वन ये मोदी इसके अंदर फिट होता है कि नहीं फिट होता है। चलो पहले आते हैं आइडियोलॉजी की तरफ। आइडियोलॉजी के बारे में हेना आरेंट जो है वो है एक जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है। उन्होंने अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ टोटलिटरियनिज्म में लिखा हुआ है कि ये जो नजरिया है ये एक बेहतरीन वेपन है डिक्टेटर के लिए। इट इज यूज्ड फॉर द मास मोबिलाइजेशन। ये वसी लोगों को मोबिलाइज करता है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर एक आइडियोलॉजी परवान चढ़ाया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दे दूं कि ये देश हिंदू का देश है, इसमें माइनॉरिटीज को कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है कि माइनॉरिटी इसके अंदर सर्वाइव करे। हमारे पूर्वज, हमारे पुराने जो हमारे असलाफ थे, जो हमारे अकाबिरीन थे, उन्होंने इस नजरिए के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारी है, इस नजरिए के ऊपर उन्होंने रूल किया हुआ है। ये सब कुछ एक नजरिया होता है। जैसा कि आपको एक मिसाल दे दूं हिटलर का। meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. He was the very harsh dictator of his time. उन्होंने अपनी किताब द मीन कैंप में लिखा हुआ है कि मतलब 11th चैप्टर में वो जो नाज़ीज जो नजरिया उन्होंने परवान चढ़ाया और आर्यन रेस के बारे में उन्होंने कहा कि ये आर्यन रेस जो है, ये जो हम लोग हैं, दुनिया में इससे बेहतर लोग नहीं है। दुनिया के ऊपर अगर किसी को हुक्मरानी का हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्यंस को है। और ये जो जूस है, जूस का सख्त वो शदीद खिलाफ था, यानी कि यहूदियों का, कि ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को खरीदते हैं, ये इकोनॉमिस्ट एजेंडा लेके जाते हैं और फिर हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं। लिहाजा ये एक मक्कार लोग है, मक्कार कौम है। और उन्होंने कहा कि मतलब इसका रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी तरह उन्होंने अपने नजरिए को प्रमोट किया, मास मोबिलाइजेशन की, और जो भी लोग थे वो उनके पीछे खड़े हो गए और उन्होंने सोचा कि हाँ ये बिल्कुल हिटलर जो है बिल्कुल सही बात करता है, बिल्कुल ठीक कहता है कि मतलब हम जो है दुनिया की बेहतरीन रेस है और हमसे ज्यादा बेहतर जो है कोई है नहीं। तो लिहाजा दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी को अगर हुक्मरानी की हक है तो वो सिर्फ हम ही है, आर्यन नस्ल है, किसी और को हक हम नहीं दे सकते। लिहाजा उन्होंने उनकी वजह से फिर बाद में जंगें हुई और फिर जर्मनी जो है उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। आपको पता है कि मतलब वो दूसरा जंग अजीम, उसमें रशिया को क्या क्या झेलना पड़ा। बहरहाल ये उस डिक्टेटरशिप की वजह थी। और दूसरा वो लोग ना, वो अगर उनके नेगेटिव पॉइंट्स हिटलर की वो आइडियोलॉजी उन्होंने इसी तरह परवान चढ़ाई थी उन लोगों में अपने लोगों में कि वो हिटलर की गलती उसको गलती नहीं लगती थी। अगर कोई बंदा उठता था और कहता था कि मतलब हिटलर ने ये किया, हिटलर ने वो किया, तो फिर वो गलती उसको गलती नहीं लगती थी। अगर किसी ने उनको कहा कि मतलब हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाया है, उसके अंदर वो लोगों को कत्ल करता है, ये करता है, इतना जुल्म करता है, इतना जबर करता है, जो हिटलर का पैरोकार होता था तो वो बिल्कुल ही तस्वुर ही नहीं करता था। मतलब कि ये तो एक इतना उन्होंने अपना मेंटली अपने लोगों को कंट्रोल किया हुआ था कि वो तस्वुर ही नहीं करते थे वो लोग हिटलर के बारे में कोई नेगेटिव थॉट। तो इसी तरीके से उन्होंने अपनी मैस मोबिलाइजेशन की थी। तो ये नजरिया जो है, नजरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक मैं अगर प्यूटन की बात आपको करूं तो बहुत सारे रशियंस अब भी यही सोचते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर प्यूटन ना हो तो फिर हमारा रेस खत्म हो जाएगा, हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी, रशिया बाकी नहीं रहेगा, हमारी सर्वाइवल जो है ये खतरे में पड़ जाएगी। तो इसी तरीके से ये डिक्टेटर जो है नजरियाती तौर पर लोगों को कंट्रोल करते हैं। और अगर आपको पता हो तो प्यूटन ने पिछले दिनों एक आर्टिकल भी लिखा था ऑन द हिस्टोरिकल यूनिटी ऑफ रशियन एंड यूक्रेनियंस,
تو اس میں اس نے کہا تھا کہ مطلب وہ رشین ایتھنیسٹی کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. یہ جنگ جو کر رہا ہے رشیا یوکرین کے اوپر جو اٹیک کر رہا ہے, ہی جسٹیفائڈ دس کہ یہ رشین ایتھنیسٹی کو بچانے کے لیے میں کر رہا ہوں. تو اسی طریقے سے ڈکٹیٹرز جو ہے وہ لوگوں کو نظریاتی طور پر اپنے آپ کے پیچھے خود کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور اسی طریقے سے ماس موبلائزیشن کرتے ہیں. دوسرا, اگر اب ہم اس کے اندر مودی کو دیکھیں تو مودی جو ہے ہی از کالڈ ٹو بی انسپائرڈ فرام دا ہندوتوا. RSS جو ہے یہ ایک پرو ہندوتوا ایک آرگنائزیشن ہے اور اس کا مطلب اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہم جو ہے ہندوستان ایک ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, ایک پورا جس میں اور مائنارٹیز جو ہے اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے, مطلب اس کو حکمرانی کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر, گورنمنٹ اداروں میں اس کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ کنٹرول جو ہے یہ ہندوز کے پاس ہونا چاہیے. RSS प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर अब बड़ा विवाद छिड़ गया है. मुंबई में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि हिंदुत्व में दूसरे धर्मों को हजम करने की शक्ति है. भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इसकी पहचान ही हिंदुत्व है. تو چونکہ نریندر مودی جو ہے اسی یہاں سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے اور اس RSS کا وہ باقاعدہ ایک مضبوط حصہ رہے ہیں. 30 سال پرانی ہے یہ تصویر. سال 1984 احمد آباد سے قریب 50 کلومیٹر دور دھولکا میں تب کے RSS پرمکھ بالا صاحب دیورس کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں نریندر مودی. آج لوگ نریندر مودی کو جس لک میں دیکھتے ہیں اس سے بالکل الگ. تو اس کے بارے میں یہ مشہور ہے, بہت سارے لوگ اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ وہی ایجنڈا اور وہی نظریہ جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور حقیقت میں یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ 2014 کے بعد جو ہے وہ پرو ہندوتوا اور جو ہے اینٹی مائنورٹیز کمپین میں اضافہ ہو گیا ہے, نیگیٹیوٹیز میں اضافہ ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں اور اس میں بہت حقیقت بھی ہے. مطلب بہت ساری چیزیں اس طرح ہے کہ لوگ جو کلیم کر رہے ہیں وہ ریالٹیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ڈائے گئے, اسی طرح آپ دیکھیں سکھوں کے اوپر جو مظالم ڈائے گئے اور ان کو انفیکٹ اپنے وطن کے باہر بھی ان کو ہٹ کیا گیا. اور اسی طریقے سے جب بھی کوئی الیکشن کمپین چلائی گئی مودی کی طرف سے تو انہوں نے ہندوتوا کے براہ راست ہندوتوا کی سپورٹ کی اور مائنورٹیز کے اگینسٹ انہوں نے نعرے لگائے اور اسی طریقے سے اپنی طرف وہ کھڑ جو ہے اپنی طرف مائل کی. یہ باقاعدہ ان کی کمپینز کا حصہ رہا ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈکٹیٹر کی کوالٹی ہے یہ ایک کوالٹی اس کے اندر موجود ہے. دوسری کوالٹیز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ کنٹرول آف دا کی انسٹیٹیوشنز. ڈکٹیٹر کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ کی انسٹیٹیوشنز کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ وہ ہارڈ پاور لے سکے, پاورفل ہو, تاکہ اس کے پھر وہ جب کسی کو اپریس کرنا چاہے تو وہ اپریس ہو سکے. تو اس لیے اگر یہ دیکھا جائے تو اسی طریقے سے سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے وفاداروں کو کی انسٹیٹیوشنز کے اندر ڈالا جاتا ہے. کی انسٹیٹیوشنز انڈیا کے اندر کیا ہوں گے, مطلب بلکہ سارے ممالک میں کی انسٹیٹیوشنز ایک ملٹری ہوتی ہے, ایک جوڈیشری ہوتی ہے اور ایک ایگزیکٹو ہوتی ہے. ملٹری تو آپ کو پتہ ہے آرمی ہوتی ہے اور جوڈیشری جو فیصلے کرتی ہے اور ایگزیکٹو جو مطلب قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں تو وہ ایگزیکٹو کہلاتے ہیں. اب اگر میں اس کی ایگزامپل تھوڑا سا دے دوں کہ مودی کسی طرح مطلب ملٹری کو کنٹرول کرتا تھا. جنرل بپن راوت آپ کو یاد ہوگا جو کہ پھر وہ ہیلی کاپٹر انسیڈنٹ میں مارا گیا تھا, وہ جو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا 2016 میں اس کو لایا گیا, آرمی چیف بنایا گیا. مودی نے اس کو 2016 میں آرمی چیف بنایا اور جب مودی نے اس کو 2016 میں آرمی چیف بنایا تو یہ تیسرے نمبر پہ تھا سینیورٹی کے لحاظ سے. اس سے دو جنرلز سینیورٹی کے لحاظ سے آگے تھے لیکن پھر بھی جنرل بپن راوت کو آگے کر دیا گیا. تو اپوزیشن نے اور لوگوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا کہ مطلب یہ بی جے پی کا لائل ہے, مطلب مودی کا اپنا لائلسٹ ہے. اور ایک دوسرا مثال سیملرلی دا سیم ایگزامپل جو ہے وہ انڈین نیوی میں بھی کی گئی. کرمبیر سنگھ جو ہے وائس ایڈمرل تھا, اس سے بھی 2 بندے آگے تھے اور اس کو بھی چیف آف دا نیول اسٹاف لگایا گیا. اور سیملرلی ایک اور طریقے سے مطلب بی جے پی کے اندر جو مودی نے ٹکٹس دیے, جو مطلب ریٹائرڈ فوجی تھے ان کو ٹکٹس دیے اور ان کے ٹکٹس کے ذریعے سے کچھ آرمی پرسنل جو ہے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے. تو یہ بھی ایک کلیم کیا جا رہا تھا کہ مطلب یہ اپنے لائلسٹ کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے اور جو کی انسٹیٹیوشنز ہے اس کے اندر وہ اپنے لائلسٹ کو لگا رہا ہے. سملر لیگیشن جوڈیشری کے حوالے سے بھی ہے اس کے اندر کہ مطلب 2018 میں جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی رنجن گگوئی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک لائلسٹ
जज था, सुप्रीम कोर्ट का जज बना ये इंडिया का 2018 में मोदी ने बनाया। और अगर आप इसकी टेन्योर को देखें तो इसके टेन्योर में बहुत अहम फैसले इंडिया के अंदर किए गए थे। नंबर 1 जो राफेल करप्शन केस था, मोदी के ऊपर राफेल करप्शन केस था, जो कि जेट तैयारे थे जो जिसमें करप्शन हुई थी, करोड़ों की करप्शन की गई थी, उस केस का फैसला भी इसी चीफ जस्टिस ने किया, रंजन गोगोई ने किया था, और वो भी मोदी के हक में ये फैसला किया गया था। तो इसके ऊपर भी क्रिटिसाइज किया गया कि मतलब मोदी जुडिशरी को भी कंट्रोल कर रहा है। और सिमिलरली सीबीआई जो इंडिया के अंदर एक बहुत अहम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सीबीआई का जो ऑफिसर है उसका डिसमिसल केस भी इस जज ने, रंजन गोगोई ने ही इसके टेन्योर में हुआ था, और ये फैसला भी मोदी के हक में ही आया था। और राम मंदिर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केस था खसूसी तौर पर मुस्लिम्स और हिंदूज के मबैन, इस अहम केस का भी फैसला रंजन गोगोई के टेन्योर में हुआ था। और ये वही जज है रंजन गोगोई जो कि बाद में एमपी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे बीजेपी के टिकट पे, यानी कि मोदी के लॉयलिस्ट समझे जाने वाले ठीक वही हुआ जो उसके बाद ये मोदी के टिकट पे ही पार्लियामेंट के मेंबर बने। तो इनके बारे में यही कहा जा रहा है कि मतलब ये भी क्वालिटी जो एक मिलिट्री को कंट्रोल करने की क्वालिटी, एक डिक्टेटरशिप की क्वालिटी, वो भी मोदी में मौजूद है। इसी तरह जुडिशरी को कंट्रोल करने की भी इन्होंने कोशिश की और कर रहे हैं, मतलब की है ज्यादा हद तक, तो ये भी एक डिक्टेटरशिप की क्वालिटी है, तो ये भी मोदी के अंदर मौजूद है। अब एक थर्ड इंस्टीट्यूशन के ऊपर आते हैं, एग्जीक्यूटिव के ऊपर आते हैं। ये भी मोदी के बारे में एलिगेशन है कि जो ऋषि कुमार शुक्ला है, ये भी सीबीआई का डायरेक्टर था, इसको अपॉइंट किया गया, और जब इसको अपॉइंट किया गया तो ये भी मोदी का एक लॉयलिस्ट समझा जाता है कि मतलब उसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन। और बाद में हम जब इसी सवाल का जवाब देंगे कि मोदी वाकई इलेक्शन जीत सकता है कि नहीं, तो उसमें इस बंदे का जिक्र थोड़ा बहुत आएगा, तो वहां पे इसका जिक्र हम करेंगे। और अगर इसके अलावा अगर आप देखें तो सिमिलर चीजें जो है किम जोंग उन भी कर रहे हैं, अपने इदारों के अंदर अपने अपने लोग मौजूद होते हैं, जिसके खिलाफ वो केस बनाना चाहे तो वो बनाता है, और जिसको बचाना चाहे बचाता है, और जिसको अंदर करना चाहे वो अंदर करते हैं, जेल के अंदर डालते हैं। तो सिमिलरली वही चीजें इंडिया के अंदर भी है, सिमिलरली वही चीजें चाइना के अंदर भी है, और सिमिलरली वही चीजें नॉर्थ कोरिया के अंदर भी है, और सिमिलरली वही चीजें पुतिन भी करता है। अब ये जब इदारों को कंट्रोल करता है तो इनके पास हार्ड पावर आ जाता है, मिलिट्री को कंट्रोल करता है, अपोजिशन को इसी तरह एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, जुडिशरी को कंट्रोल करता है, और लोगों के अंदर अपनी आइडियोलॉजी को परवान चढ़ाता है। तो इसका एक फेस बन जाता है, और इसके पास एक डिक्टेटर के पास हार्ड पावर आ जाता है। जब हार्ड पावर इसके पास आ जाता है तो इसको फिर डिक्टेटर को मौका मिलता है अपने अपोजिशन को सप्रेस करने की और ऑपरेस करने की, तो फिर वो अपने पोजीशन को ऑपरेस करना शुरू कर जाता है। सिमिलरली मोदी ने किया, अपनी अपोजिशन को प्रेस करना शुरू किया, और वो ऑपरेशन जो उन्होंने किया, आप देखें आम आदमी पार्टी के जो लीडर है अरविंद केजरीवाल, उसको भी जेल में डाला, बहुत सारे और लीडर के ऊपर, इसी तरह कांग्रेस के लीडरों के ऊपर उन्होंने केस बनाए और बिहाइंड द बार उनको भेजा, और बहुत सारे घोटाले किए। जब अपोजिशन को एक डिक्टेटर ऑपरेस करता है तो उसके बाद लोगों को तो ऐसे शो नहीं करता कि मैं बदमाश हूं, लोगों के अंदर अपनी सॉफ्ट इमेज को परवान चढ़ाता है कि नहीं मैंने इन चीजों को इसलिए किया, अपनी नेगेटिविटी को एक पॉजिटिव इमेज में कन्वर्ट करता है। और ये पॉजिटिव इमेज को कन्वर्ट करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करता है? नंबर 1, ये मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड। संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के बाद ये एक प्रोपेगेंडा कैंपेन स्टार्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर मीडिया जो है सारा कंट्रोल किया हुआ है मोदी ने। इनफैक्ट इंडिया के वो न्यूट्रल लोग उसको गोदी मीडिया कहते हैं। क्यों गोदी मीडिया कहते हैं? और ये भी आपको बता दूं कि मोदी जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलकर, जैसे कि अडानी, अंबानी, उनके साथ मिलकर उन्होंने बाकायदा एनडीटीवी को खरीद लिया, मुकम्मल एनडीटीवी को खरीद लिया। अब देखिए, सोच लेना, पूरी मीडिया चैनल को उन्होंने खरीद लिया, और नुमाया जो जर्नलिस्ट थे उनको ड्यूटी से निकाल दिया। वो जो मतलब सही बात करते थे, जैसे कि रविश कुमार हो गया, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है, मशहूर बंदा है, आपने देखा होगा, वो क्वेश्चन उठाता था। वो हकीकत में सही जो इन्वेस्टिगेशन के जर्नलिस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं, वही जर्नलिज्म उन्होंने की। जैसे ही उन्होंने क्वेश्चंस उठाए तो उनको साइड लाइन कर दिया गया। इनफैक्ट एवरीबॉडी नोज हिम, हर बंदा उसको जानता है।
اور دوسرا ٹول جو ہے یہ اپنے سافٹ امیج کو دکھانے کے لیے ایک پروپیگنڈا کمپین شروع کرتے ہیں. پروپیگنڈا کمپین میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اپوزیشن کو نیچے دکھانا, اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, مطلب اسی طرح اگر وہ ٹھیک بات بھی کرے تو اس کو اسی ایک ایسے انداز میں پورٹرے کرنا کہ خدا نخواستہ مطلب انہوں نے یہ کیا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ان کا ہے راہل گاندھی ہے, راہل گاندھی کو انہوں نے مشہور کیا ہے ایک شہزادے کے اوپر. مطلب شہزادہ ایک اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسا ورڈ ہے کہ مطلب کچھ بہت نرم نازک لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہ وہ حالانکہ حقیقت میں مودی سے زیادہ انہوں نے 4000 کلومیٹر انہوں نے پیدل اپنے انڈیا میں سفر کی, لوگوں کے ساتھ ملے, ہر جگہ پہ پہنچ گئے, لیکن پھر بھی اس کا امیج اسی طرح اسی انداز میں پورٹرے کیا جا رہا ہے. اگر اس کی قابلیت کو دیکھا جائے تو وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں وہ لیکچر دیتا ہے, اور اس کی قابلیت کو اگر راہل گاندھی کی قابلیت کو اگر آپ کمپیئر کریں مودی کی قابلیت کے ساتھ تو انفیکٹ آپ حیران ہو جائیں گے. کچھ کلپس میں نے پچھلے ویڈیوز میں آپ کو وہ پاکستان کے حوالے سے وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب ریڈار کے حوالے سے اور اس طرح بہت ساری ان کے چٹکلے موجود ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعی یہ مودی مطلب اتنا انسان ہے کہ واقعی یہ ایک بہت دنیا کی بہت بڑی ڈیموکریسی جو کہ انڈیا ہے, دا بگیسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ ہے, کیا اس کے لیڈر کے ساتھ یہ چیزیں مطلب کیا اس کا لیڈر ایسا ہونا چاہیے, کیا اس کا پرائم منسٹر ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی نالج نہ ہو ماں سوائے بدماشی کے اور ماں سوائے ان چیزوں کے. تو ایک پروپیگنڈا کمپین چلایا جاتا ہے اپنے اور خود کو ایک سافٹ امیج کے طور پر پیش کرتا ہے کہ میں تو لوگوں کا خیر خواہ ہوں, میں اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. اور فالس انفارمیشن کو کنورٹ کرنا ٹرو انفارمیشن میں, غلط بیانی کو ٹرو انفارمیشن میں کنورٹ کرنا. تو یہ ہوتا ہے ایک ڈکٹیٹر کی نشانی کہ اسی طریقے سے اپنے امیج کو, اپنی تصویر کو لارجر دین لائف جو ہے وہ شو کرتا ہے. مثال کے طور پر ملک میں روٹی نہیں مل رہی ہے, کرپشن ہو رہی ہے, غربت ہے, لوگ جو ہے ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہے, لیکن ایک ایسی چیز کو اس کو دبانے کے لیے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے, پاکستان نے یہ کیا, پاکستان نے وہ کیا. تو ان ساری چیزوں کے لیے اس کو ایک ٹرو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور لوگوں کے اندر ایک ایسا چیز پلایا جاتا ہے کہ مطلب خدا نخواستہ اگر مودی نہیں ہوتا تو پھر پاکستان نے یہ کیا ہوتا, خدا نخواستہ اگر مودی نہیں ہوتا تو انڈیا کا تصویر دنیا میں کچھ یوں ہوتا, کچھ ایسا ہوتا. وہ صرف وہ اپنی ناکامیوں کو بچانے کے لیے اپنے سافٹ امیج کو اور اپنے آپ کو لارجر دین لائف امیج شو کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہے. جب لارجر دین لائف امیج شو کیا جاتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کے اندر اس کو ایک ہیرو کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے, ایک ہیرو کے انداز میں لوگ اسے پھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ہیرو کے انداز میں جب یہ تصور ہوتا ہے تو پھر صرف یہ سارے لوگوں کے اندر ایک چیز وہ جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے ذہن کے اندر کہ ہاں اگر یہ مودی نہیں ہوتا تو پھر تو شدید مسئلہ ہوتا. حالانکہ اگر آپ نے مودی کو دیکھا ہوگا کہ اپنے سافٹ امیج کو دکھانے کے لیے وہ کیا بولتا ہے کہ مطلب ہم تو فقیر آدمی ہیں جی, اپنا جولا اٹھا کے لے جائیں گے. مطلب حالانکہ 22 ایسے بزنس مین کو انہوں نے ارب پتی بنایا اپنے ٹینیور میں 2014 اور 2019 سے لے کر اب تک کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور ان کے لوگ ان کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ بھی عجیب. بہرحال اپنے آپ کو سپر ہیرو میں کنورٹ کرنے کے لیے پھر وہ ایک سیویئر اپنے آپ کو ایک مداوا کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ میں تو آپ کے نظریات کا, میں تو آپ کی زندگیوں کا, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مودی جس طرح مودی ہے تو ممکن ہے, یہ ایک نعرہ لگایا کہ مودی ہے تو ممکن ہے. مطلب جو بھی کوئی مشکل, ایون کرکٹ میں بھی جب انڈیا کوئی شکست کے قریب ہو تو لوگوں کے ذہن میں مودی اتنا سوار ہو چکا تھا کہ مطلب لوگ یہ نعرہ کہتے تھے مودی ہے تو ممکن ہے, مودی ہے تو ممکن ہے. یہ باقاعدہ ان کی نعرے ہوتے تھے, نعرے بازی کرتے تھے اسی طریقے سے. تو یہ ایک لارجر دین لائف امیج کریٹ کیا جاتا ہے اور پھر اپوزیشن کے ساتھ کمپیئر کر کے کچھ اسی طریقے سے پورٹرے کیا جاتا ہے کہ مودی ورسز ہو. مطلب اور تو کوئی لیڈر ہے ہی نہیں پوری انڈیا میں, اگر مودی کو ہم نہیں بنائیں گے تو کون بنے گا؟ مودی ورسز ہو, مودی کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے ایک عام لوگوں کے اندر اگر آپ یہ ایک تصور بنائیں گے تو پھر لوگ یہی سوچیں گے کہ مودی ورسز ہو ریالٹی. تو اگر جو لوگ پھر ووٹ بھی نہیں ڈالنا چاہتے تو وہ بھی مطلب ان کی ذہن بھی اسی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہاں یار مودی نے تو ہمارا ملک بچایا ہوا ہے, مودی کی وجہ سے تو ہم زندہ ہیں, مودی کی وجہ سے تو یہ ہے. تو ایک تصویر بنائی جاتی ہے. ایک ڈکٹیٹر اسی طریقے سے اپنی ہارڈ پاورز کو اور اپنی میسز کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور پھر ایک پروپیگنڈے کے ذریعے سے اور پھر میڈیا کو کنٹرول کر کے مس انفارمیشن کو اسپریڈ کر کے, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب میڈیا پیوٹن جو ہے وہ بھی میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے, کمپلیٹلی کنٹرول ہے میڈیا کے اوپر, وہی نشر ہوتا ہے جو پیوٹن چاہتا ہے. اسی طرح سیملرلی نارتھ کوریا کے اندر تو بالکل بھی صرف اور صرف تعریفیں ہی کی جاتی ہے ان کے آباء و اجداد کے اور کم جونگ ان کے اور ان کے پالیسیز کے, اس کے علاوہ کوئی بھی نگیٹو پروپیگنڈا نہیں کیا جاتا. اور سملرلی چائنا کے اندر تو انفیکٹ میڈیا کے اوپر چیک اپ کے لیے انہوں نے 14,000 بندوں کی ایک انٹلیکچوئل ایک ہائی ٹیک کوالٹی لوگوں کی انہوں نے 14,000 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں چائنا کے اندر. سملرلی انڈیا میں مودی نے یہی سیم کیس کیا. اگر کوئی ان سے سوال بھی کرتا ہے تو وہ کوسچن کس طرح کا کوسچن ہوتا ہے کہ مودی جی اگر آم کھاتے ہیں تو کس طرح کے آم کھاتے
भड़काते हैं, मोदी जी तकते क्यों नहीं है, मोदी जी ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता। आपने मीडिया पे वो सारी चीजें सुनी होंगी, बल्कि बहुत मशहूर भी है। तो ये सारी चीजें फिर एक लार्जर देन लाइफ इमेज के लिए ये मिस इन्फॉर्मेशन, मीडिया कंट्रोल, ये सारी चीजें की जाती है और इसी तरीके से लोगों के अंदर ये सोच शुरू हो जाता है कि हाँ खुदा न खास्ता अगर मोदी नहीं होता तो फिर ये होता, फिर वो होता। तो ये तो एक डिक्टेटर की क्वालिटीज होती है, जिससे ये जाहिर होता है कि मोदी के अंदर ये सारी क्वालिटीज मौजूद है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर कि क्या मोदी 2024 का इलेक्शन जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। 2014 की इलेक्शन जो उन्होंने लड़ी वो 2 नारों की बुनियाद पर लड़ी कि पिछले 70 साल में, पिछले 60-70 साल में, पिछले 60 साल में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि लोगों की जिंदगियां खराब की, ये किया वो किया। मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर बंदे के पास, इंडिया के हर बंदे के पास, हर बंदे के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, बाहर बैंकों में जो पैसा पड़ा हुआ है लोगों का वो पैसा हम वापस लाएंगे। इसी तरह के नारों पे उन्होंने वो सारा कैंपेन चलाया। जब वो फिर नहीं किया 2018 तक, तो 2018 और 2019, 2020 में जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की तो वो पाकिस्तान के खिलाफ, ज्यादातर पाकिस्तान के खिलाफ की कि पाकिस्तान के ऊपर हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी की और इसी तरह पाकिस्तान को रगड़ा के उन्होंने वो 2019 का इलेक्शन जीता। और अब जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो वो भी उनका मेन नारा इसमें ये है कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार। ये उनका नारा है, अब की बार 400 पार मोदी सरकार। लेकिन हकीकत में जो लोगों के काम है, लोगों के करने के काम है, अभी तक उन्होंने एक ही काम नहीं किया। अब आते हैं जरा एनालिस्ट के ऊपर के उनके ये इस नक्शे के बारे में क्या कहते हैं। अब लोग थोड़ा बहुत समझ गए, बहुत सारे लोग उठे भी है, जैसे कि यंग लीडर्स के अगर आप हवाला मैं आपको दे दूं तो यंग लीडर्स भी बहुत सारे इसी तरह है कि वो भी उठ चुके हैं इसी कैंपेन, मोदी के खिलाफ कैंपेन को बढ़ाने में, कि मतलब इन्होंने क्या किया है। और कन्हैया कुमार को अगर आप देखें, इसी तरह और बहुत सारे इसी तरह है लीडर है मौजूद है। इसके अलावा और कुछ जर्नलिस्ट है और टैलेंटेड जो लोग हैं, अपोजिशन के जो लोग हैं और इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ये कैंपेन चला रही हैं। इसमें एक और बंदा भी मैं आपको पिछले दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, मैं आपको बता दूं, ध्रुव राठी, जो कि एक फेमस यूट्यूबर है, तकरीबन मोर देन 20 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने भी एक द डिक्टेटर मोदी के नाम से एक मेरे ख्याल में एक वीडियो बनाई थी, तो उसको भी काफी मीडिया सेल और आईटी सेल्स के जरिए से क्रिटिसाइज किया गया इंडिया में कि मतलब मोदी के खिलाफ इन्होंने ये किया वो किया। बहरहाल इन सारी चीजों को एनालाइज करते हुए ये देखता है कि मतलब 2024 का जो मतलब फॉरकास्टिंग है मोदी के हवाले से, ये 4 जून तक फाइनल होगा, लेकिन इट इज नॉट येट क्लियर कि क्या वाकई मोदी जो है ये बनेंगे या नहीं बनेंगे। और इन एनालिस्ट को जरा गौर से सुने ये क्या कहते हैं। तो इट इज नॉट येट क्लियर कि मोदी बनेगा कि नहीं बनेगा। बहरहाल दिस वुड बी अ टफ कॉम्बिनेशन फॉर मोदी दिस टाइम। थैंक यू।